देखिए, आज है दिन मंगलवार और उम्मीद यही की जा रही है कि आज सब तरफ मंगल ही मंगल होगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। अब बस कुछ ही देर का इंतजार बाकी, फिर उस पल का जश्न होगा जिसकी राह पूरा देश 17 दिनों से लगातार देखता रहा है। वो रोशनी के त्योहार का दिन था जब 41 जिंदगियां अंधेरी सुरंग में कैद हो गई थी। और आज देखिए, उत्तरकाशी के पहाड़ों के पीछे सूरज भले ही अस्त हो चुका है, लेकिन सिलक्यारा टनल से जिंदगी का सूरज बस कुछ ही देर में उदय होने वाला है, ऐसी उम्मीद की जा रही है। रेस्क्यू टीम्स मौजूद है मौके पर, तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। रेस्क्यू टीम टनल में फंसे हुए मजदूरों के बेहद करीब है। कुछ ही देर में वो तस्वीरें भी आ जाएंगी जिसके लिए देश लगातार दुआएं कर रहा है। देश भर में दुआओं का दौर लगातार जारी है। दुआ और कामना एक ही की जा रही है कि कब वो क्षण आएगा, कब वो लम्हा आएगा जब तमाम 41 मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। आज सुबह से ही संकेत मिलने लगे थे कि टनल में फंसे मजदूरों को निकाल लिया जाएगा। आइए सबसे पहले चलते हैं हमारे सहयोगी के पास जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं देहरादून से। अंकित, पहले तो ये बताइए कि सीएम की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, वहां से क्या अपडेट मिला है वो बता दीजिए जरा। अर्पिता, देखिए, अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी टनल में थे और उनका काफिला मूव कर रहा है। इससे पहले उन्होंने बताया था कि हम बहुत नज़दीक हैं और ये सिलक्यारा का जो संकट है लगभग समाप्ति की ओर है। इसके साथ ही जो रेड माइनर्स थे उन्होंने करीब उनकी मदद से 58 मीटर्स तक ड्रिलिंग कर ली गई है। 2 मीटर के करीब बचा है और टनल के अंदर ही एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल लगाया गया है जिसमें कि करीब 8 बेड्स हैं और ज़रूरती सामान हैं, गर्म कपड़े हैं और एम्बुलेंसेस भी मौजूद हैं। एक एक करके मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। एक मजदूर को निकालने में कम से कम 4 मिनट का समय लग सकता है और उसको देखते हुए सारी तैयारियां कर ली गई हैं। हम शुरू से देख रहे थे कि एनडीआरएफ दिन में कम से कम 3 बार तैयारी करती थी कि किस तरह से जब ये पाइप्स उस पार भेजे जाएंगे तो कैसे एक एक करके मजदूरों को बाहर लाया जाएगा। उनका ऑपरेशंस और उनकी तैयारी पुख्ता है और सबसे पहला अब इसमें बड़ा रोल एनडीआरएफ का ही है। एक एक करके मजदूर निकालेंगे और उनको मेडिकल परीक्षण के बाद एयरलिफ्ट कराने की भी तैयारी है। एक चिनूक स्टैंड बाय पे रखा गया है और तमाम जो मेडिकल फैसिलिटीज़ की तैयारियां हैं, चाहे वो चिन्याली सौंड हो या फिर एम्स हो, वहाँ पे तैयारी कर ली गई है। एक बड़ा संदेश सिलक्यारा से पूरी दुनिया को कि देश जो भारत है वो कभी हार नहीं मानता और आज कहीं ना कहीं ये मैसेज दिया गया है। 41 मजदूर 17 दिन से फंसे हुए थे, ना मजदूर हारे। उनकी हिम्मत को भी दाद देनी चाहिए। उनका जो हिम्मत है, उनका हौसला है, उसके लिए सलाम है। और जिस तरह से पूरी मशीनरी, चाहे वो देश की कितनी जो तमाम एजेंसीज हैं, तमाम वर्कफोर्स है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एनडीआरएफ से लेकर आईटीबीपी, एसडीआरएफ या फिर हमारे रेड माइनर्स जिनको कि अक्सर पूछा नहीं जाता, उनकी तकलीफों को देखा नहीं जाता, आज वो बड़े हीरो बन के निकले हैं। तो कहीं ना कहीं देश में जो पूरे कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स होते हैं, मिलजुल कर जब काम किया जाता है तो सफलता हासिल होती है। ये हमारे देश ने पूरी दुनिया को आज मैसेज दिया है और कुछ ही देर में उम्मीद की जा रही है कि सारे कहा कि एक लंबा संघर्ष हमने जिया है। ये 17 दिन का संघर्ष है और 17वें दिन ये उम्मीद बन गई है कि फाइनली कोई भी ऐसा क्षण, कोई भी ऐसा लम्हा हो सकता है जब मजदूरों को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया जाएगा। स्टैंड बाय पर जैसे आपने बताया कि तमाम टीमें वहां पर मौजूद है, एनडीआरएफ मौजूद है, मेडिकल स्टाफ वहां मौजूद है, पैरामेडिक्स टीम वहां पर मौजूद है। तो बाहर जैसे ही वो निकलेंगे, एक तो ये भी कहा जा रहा है कि एक अस्थायी अस्पताल बनाया जाएगा जहां पर उनको तुरंत रेफर किया जाएगा। जो थोड़े से ज्यादा कमजोर होंगे, जिनको लगेगा कि इनको इमीडिएटली रेफर कर देना चाहिए, पहले उनको प्रेफरेंस दी जाएगी, उसके बाद बाकियों को रेफर किया जाएगा। इसके बाद क्या कुछ प्रोसेस होने वाला है वो भी बताइए जरा। जी देखिए, जैसा मैं बता रहा था, टनल के अंदर 8 बेड का एक अस्पताल लगाया गया है। इसके साथ साथ टनल के बाहर ही एक मेकशिफ्ट हॉस्पिटल पहले भी तैयार किया गया था, टेम्परेरी अस्पताल है वो। उसमें करीब 20 बेड्स हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं, बीपी और ईसीजी की मशीन्स मौजूद हैं, साथ में ज़रूरी दवाइयाँ मौजूद हैं और सारे फर्स्ट एड के पैक्स भी मौजूद हैं। वहाँ पर उनका परीक्षण किया जाएगा, उनके वाइटल्स चेक किए जाएंगे और उसके बाद उनको आगे के इलाज के लिए एम्स रेफर किया जा सकता है या फिर चिन्याली सौंड। अगर इमरजेंसी ज़्यादा होगी तो चिन्याली सौंड पहले रेफर किया जाएगा, उसके बाद एम्स। और अंदर की अगर टनल की अगर हम बात करें, क्योंकि तापमान में बदलाव आएगा, वो एक अंदर से एक दूसरे एनवायरनमेंट से
बाहर निकल के एक नए एनवायरनमेंट में आएंगे। नए इसलिए क्योंकि 17 दिन से वो उसी टनल के अंदर फंसे हुए थे। जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो काफी बदला है। रात को टेम्परेचर बहुत तेजी से गिर रहा है। जी। उत्तरकाशी में टेम्परेचर दिन में बहुत तेज होता है और रात में सब जीरो तक पहुंच जाता है। तो किसी को भी जो है हाइपोथर्मिया ना हो या फिर जो डिहाइड्रेशन ना हो, इस तरीके की समस्याओं से बचने के लिए वहां पर जो है ड्रिप्स के साथ साथ एक हॉस्पिटल बेड तैयार किए गए। वहां पर कंबल वगैरह भी मौजूद हैं, गर्म कपड़े मौजूद हैं जी। और परिवारों को भी। जी चलिए अंकित, लौटती हूँ आपके पास, लौटती हूँ और सवालों के साथ। देखिए इस वक्त टनल के बाहर एम्बुलेंस की हलचल है, डॉक्टर्स की मौजूदगी है, रेस्क्यू टीम के मेंबर्स के चेहरों पर इत्मीनान बता रहा है कि बस राहत की वो खबर बहुत नजदीक है। लेकिन मानना होगा कि तमाम विदेशी और बाहुबली मशीनों के हार मान जाने के बाद भी जब मोर्चा रैट माइनर्स के हाथों में था, तब इन रैट माइनर्स ने ऐसा दम दिखाया, वो भी इस तरह की बात वक्त से पहले बन गई। आइए एक्सपर्ट से जान लेते हैं कि आखिर ये करामाती रैट माइनर्स किस तरह इस मशीन को अंजाम दे रहे हैं। ये रैट होल माइनिंग अब देश का एक कैच फ्रेज बन गया है। आप थोड़ा समझाएं कि रैट होल माइनिंग होती क्या है। एक्चुअली क्या होता है, रैट होल माइनिंग में एक्सपर्ट्स होते हैं जो कि सॉइल को या रॉक या जो फाइन मटेरियल है उसका एक्सकेवेट करते हैं। जैसे स्मॉल ड्रिलिंग बिट्स, जैसे हम लोग दीवारों में छेद करते हैं, इस तरह के जो होता है उस तरह के बिट अरेंजमेंट्स के साथ, ड्रिलिंग छोटी रिग्स के साथ उसके साथ काम किया जाता है। उससे ड्रिल किया जाता है, उसको मैनुअली एक्सकेवेट किया जाता है और फिर इसको इसके थ्रू, पाइप के थ्रू ये पुश बैक कर रहे हैं। तो इसमें जो 2 टीम बनाई गई है, 6-6 लोगों की टीम है, वो यही कर रहे हैं कि 2 लोग पुश कर रहे हैं, आगे जाके एक आदमी बिट से ड्रिलिंग कर रहा है। 6 लोगों की जो टीम बनी है, आगे एक इंसान बैठ के मलबे को हटा रहा है, दूसरा उसको जो है ट्रॉली पे शिफ्ट करके वो धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं। जैसे जैसे वो मैनुअली ड्रिलिंग बिट से ड्रिल कर रहे हैं, ड्रिल करते धीरे धीरे मटेरियल जो भी एक्सकेवेट हो रहा है उसका एक्सकेवेट को ट्रॉली में डाल के उसको। लेकिन ऐसा लग रहा था कि ये जो एक्सट्रैक्शन होने वाला है डेब्री का अंदर से मलबे का, वो समय लगेगा, बहुत कठिन परिस्थिति है। लेकिन जो वर्कर्स गए थे उन्होंने बहुत सरप्राइजिंग एक तरह से कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस दी है। नहीं, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, परंतु क्या है कि जो ये ऑगर रिग जो ब्रेक हुई थी, टूट गई थी, उसका रीजन ये था कि आगे आपको रिब्स वगैरह जो है इसमें सपोर्ट सिस्टम के लिए जो मटेरियल यूज होता है वो सब आ गया था। अभी इस रेट माइनिंग वालों को थोड़ा बहुत वो ऑब्स्टेकल्स मिले, वो ज्यादा ऑब्स्टेकल उनको फेस नहीं करना पड़े, क्योंकि जनरली ऑगर मशीन ने भी उसको क्रॉस कर लिया था और कटिंग 2-3 बार कटिंग हुई है। देखिए थोड़ा सा इंतजार और कीजिए क्योंकि गुड न्यूज आने वाली है। देखिए मजदूरों के बाहर आने की तैयारी जबरदस्त है। सुरंग के भीतर दवाइयां और दूसरे मेडिकल मदद तैयार है। फूल मालाओं का भी इंतजाम कर लिया गया है। मजदूरों के शहर, गांव और घरों में दुआओं का दौर लगातार जारी है। आज सुबह से ही मजदूरों के परिजनों को सुरंग के बाहर बुला लिया गया है। वैसे तो देखिए सारा देश आज इंतजार की घड़ियां गिन रहा है, लेकिन इनके लिए ये इंतजार कितना मुश्किल है ये समझा जा सकता है। इस रिपोर्ट को देखिए। में आंसू आपके पहले से आ रहे हैं? जी नहीं, खुशी के आंसू। हाँ, खुशी के आंसू। कुछ घर में फोन कर दिया? जी फोन तो नहीं किया, हम तो चलाना ही मोबाइल नहीं जानते, किया नहीं, मगर खबर हो गई होगी वहाँ से। ये मान के चल रहे हैं क्योंकि आपकी पत्नी आसक पे थी, उस दिन वो बहुत घबराई हुई थी, अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर चिंतित थी और हम लोगों ने उन्हें कहा था कि सुरक्षित है मंजीत। आज उस बात पे भरोसा होगा जब बाहर आएंगे मंजीत? बिल्कुल भरोसा होगा, खुशियाँ भी होगी और वो खुशियाँ होंगी जो खुशी में। अच्छा, ये बैग मैं देख रहा हूँ आप लेके खड़े हैं, इसमें आपके कपड़े हैं, मंजीत के भी हैं? इसमें हमारे हैं, मंजीत की ये बैग। अच्छा, मंजीत के लिए दूसरा आपने थैला पिट्ठू बैग रखा हुआ है। यहाँ कपड़े यहाँ थे जो छूट गए थे, काम वो तो अंदर चला गया था, वही कपड़े आज। तो ये लेके आप एम्बुलेंस में साथ बैठे? जी जी। कहाँ जाएंगे? अब जहाँ जाएंगे वो तो हम नाम नहीं बता। जी जी जी, ठीक ठीक। क्या बेटे से कुछ सोचा है मन में? 17 दिनों में कितने ख्याल आए होंगे, है ना? जी जी। क्या कहूँगा, क्या बोलूंगा, डांटूंगा, सुनूंगा, गले लगाऊंगा, क्या चल रहा है? वो खुद हमको समझाता था घर वालों को कि आप चिंता मत कीजिए और बोल देना कि हाँ मैं यहाँ सही हूँ, साथ हूँ और घर पे कोई चिंता की प्रॉब्लम ना करे। तो कि कौन अंदर फंसे हुए थे? भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? यूपी से? जी सर। यूपी में कहाँ से? सरावस्ती डिस्ट्रिक्ट। अभी आपको अंदर बुलाया जा रहा है, क्या आप एम्बुलेंस के साथ ही ट्रैवल करेंगे? जी सर, बिल्कुल सर, हम लोग फैमिली मेंबर है ना सर। हाँ जी सर। तो सीधे हॉस्पिटल जाएंगे साथ में आप लोग? बिल्कुल, उनका ट्रीटमेंट करेंगे पहले तो, अगर उनका हेल्थ सही रहेगा तो फिर भी मतलब कि एम्बुलेंस में उनको बिठाया जाएगा और हॉस्पिटल में लेके जाएगा, उनका ट्रीटमेंट करेंगे, चेकअप करेंगे उनका,
तो अगर उनका हेल्थ सही रहेगा, स्वास्थ्य सही रहेगा, तो फिर भी मतलब कि उनको लेके जाएगा, और अगर हेल्थ नहीं सही रहेगा तो फिर भी लेके जाएगा उनको। और मेरे सहयोगी अंकित मेरे साथ बने ही हुए हैं। अंकित, जो बात आपने भी कही उसी को मैं दोहराऊंगी, वो ये कि बॉडी टेम्परेचर की बात की जा रही है। देखिए, अंदर थे तो 35 डिग्रीज का टेम्परेचर, जब बाहर आएंगे क्योंकि चूंकि वहां पर बारिश भी हुई है तो टेम्परेचर लगातार डिप होता जा रहा है। उसको मैनेज करना, मेडिकल टीम्स लगातार वहां पर मौजूद हैं, उस चीज को मॉनिटर किया जाएगा कि हेल्थ पूरी तरह से ठीक है या नहीं। दूसरा कि वहां पर दिन जो है ढलता जा रहा है, अंधेरा होता जा रहा है, तो अभी माना जाए कि थोड़े से चैलेंजेस और हैं, थोड़ा सा वक्त और लग सकता है। जी बिल्कुल अर्पिता, आप सही कह रही हैं। और दूसरी चीज जो उनको लगेगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो असर पड़ता है वो मनोदशा पे पड़ता है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूं कि अगर हमें कोई 1 घंटे के लिए भी कमरे में बंद कर दे तो हमारी मनोदशा जो है वो बिगड़ने लगती है। यहाँ 17 दिन की बात है, 17 दिन 2400 घंटे। और भले ही हम ये कह सकते हैं कि जो लाइफलाइन थी 6 इंच की, उसने एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है, वो भी किसी हीरो से कम नहीं है। अगर वो 6 इंच की लाइफलाइन पाइप नहीं होता तो जो मंजर है इस समय, जो हम खुशियां देख रहे हैं, वो दूसरा ही होता। या फिर जिस तरह से 4 इंच की पाइपलाइन में भी शुरू में जो मुरमुरे भेजे जा रहे थे, जिसपे कि मजदूर जो हैं वो अपना गुजर बसर कर रहे थे, जीने की कोशिश कर रहे थे, सरवाइव करने की कोशिश कर रहे थे, उनकी हिम्मत को भी सलाम है। जिस तरह से उन्होंने हिम्मत बना के रखी, ऐसे माहौल में कार्डियक अरेस्ट या फिर एंजाइटी के इश्यूज बढ़ जाते हैं। और इस तरह से बंद रहना, और फिर भी जब भी किसी ने सवाल पूछा तो कुछ लोग मायूस थे, कुछ लोग घबराए हुए थे, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने यही कहा कि आप चिंता मत करिए, हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, हम जल्दी बाहर निकलेंगे। एक बड़ा संदेश ये है कि हमारे जो श्रमिक हैं वो भी किसी जाबाज से कम नहीं है, और जिस तरह से उन्होंने हिम्मत दिखाई है 17 दिन टनल के अंदर रह के, वो काबिल तारीफ है और उसके लिए सलाम है। इसके साथ साथ रैट माइनर्स, जिनकी अक्सर हम स्टोरी सुनते हैं कि उनके साथ अन्याय होता है या उनके साथ अत्याचार होता है, उनको उनका हक नहीं मिलता है, वो बड़े हीरो बनकर निकले हैं। और अब इन रैट माइनर्स को सालों साल याद रखा जाएगा, पूछा जाएगा। मेघालय में भी कई ऐसे किस्से हुए जब हाईकोर्ट को वहां बोलना पड़ा कि तो देखिए पूरी टीम्स को जाता है जिन्होंने इस पूरे मिशन में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आप भी वहां पर मौजूद हैं, आपने भी वहां पर रिपोर्टिंग की है, तो आप सभी को हम सलाम करते हैं जीएनटी की तरफ से। मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं मेरे साथ हुगली से, सूर्यागिनी, आप परिवार वालों के साथ मौजूद हैं। परिवार वालों के लिए पूरा का पूरा मिशन जो है ना, पूरा ये प्रोसेस जो है इमोशनल रोलर कोस्टर से कम नहीं रहा। बहुत सारी भावनाएं होंगी जब मुलाकात होगी अपनों से, इंतजार इसी घड़ी का कि कब अपने आएंगे और सीने से उनको लगाया जाएगा। क्या कुछ चल रहा है वहां पर, बताइए। देखिए बिल्कुल जैसे आपने कहा शगुफ्ता, आपने एकदम बिल्कुल सही कहा। 17 दिन की ये जो डिस्टेंस है, ये शायद 17 साल लगेगा, 17 साल का समय पीरियड होगा इन लोगों के लिए, क्योंकि ये लोग बहुत दिनों से वेट कर रहे हैं कि कब इनके जो परिवार के लोग हैं, जो यहाँ पे जो लोग इनके साथ रहते थे, वो कब वापस आएंगे। इस वक्त हुगली के नीमडंगा में हम लोग हैं, जहाँ पे जयदेव प्रामाणिक वो भी फंसे हुए हैं। उनके पिता के साथ बात की, उनकी माँ जो है वो बीमार है। एकदम आपको विजुअल्स दिखाएंगे उनके घर से। अभी भी बहुत ही मतलब ये लोग डिप्रेस्ड है, लेकिन बहुत होपफुल भी है कि जल्द से जल्द वो वापस आ जाए। और सिर्फ वो नहीं, क्योंकि उनके पिता के साथ जब हम बात कर रहे थे तो उन्होंने साफ तरीके से कहा कि सिर्फ जयदेव के लिए नहीं, बल्कि जितने भी लोग वहां पे फंसे हुए हैं, 40 के 40 लोग, सारे के सारे जितने जल्दी वहां से निकल पाए, सिर्फ यही मतलब प्रेयर है, यही कामना है भगवान से कि कुछ भी करके अगर उनको आज रात तक वो निकल आए तो शायद यही सबसे बड़ा अचीवमेंट होगा उनके लिए। एजेंसीज के लिए तो सही है, लेकिन इन परिवार के लिए भी यही सबसे अच्छी खबर होगी कि 40 के 40 जो लोग हैं वो सब के सब निकल आए। और यही प्रेयर है, यही कामना है, यही आशा है भगवान से कि जल्द से जल्द सब के सब लौट आए। जी सूर्यागिनी, मुझे ये बताइए कि आपके लिए पॉसिबल है क्या इस वक्त उनसे बातचीत करना? क्योंकि जब हमने पहले बुलेटिन में आपसे बात की तो आपने कहा कि उनके पिता बातचीत करने के लिए राजी नहीं है। हम अंडरस्टैंड करते हैं पूरी सिचुएशन को कि शायद बोल पाना मुश्किल होगा, क्योंकि वो इजहार नहीं कर पा रहे, इस दुख को वो बयां नहीं कर पा रहे, लेकिन दुख के बाद जो खुशी आ रही है उसका भी इजहार अभी नहीं हो पा रहा। तो जब आपने बात की, आपने क्या फील किया, क्या भावनाएं उन्होंने व्यक्त की हैं इस पूरी बातचीत में आपके जरिए?
देखिए, ये एक लंबा इंतजार है इन परिवारों के लिए। जब हमने बात की कुछ देर पहले उनके पिता से, साफ तरीके से कहा कि 17 दिन का इंतजार उन्होंने किया है और वो ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहते हैं, सिर्फ अपने आप के लिए नहीं, बल्कि उन 40 परिवारों के लिए भी वो बात कर रहे हैं, ऐसा दावा उन्होंने किया। और ये बहुत मतलब स्पष्ट रूप से समझ में आता है, क्योंकि उन्होंने एक बहुत अच्छी सी बात कही कि ये मेरा सिर्फ एक बेटा नहीं, 40 के 40 जो वहां पे फंसे हुए हैं सभी मेरे बेटे हैं, सभी का परिवार दुख में वो लपेटे हैं, और वो भगवान से यही आशा करते हैं कि सब के सब जल्द से जल्द वापस आए। ये जनरली हम देखते हैं ऐसे घटनाओं में फैमिलीज जो हैं वो सरकार को दोषारोप करती है, लेकिन यहाँ पे उनके पिताजी ने, जयदेव के पिताजी ने बहुत एक अच्छी बात कही कि किसी से उनकी कोई ग्रीवियंसेस नहीं है, कोई भी कंप्लेंट्स नहीं है, कोई भी गिले शिकवे नहीं है। जस्ट के पूरे 40 के जो 41 के जो टुकड़ी है उसको जल्द से जल्द वहां से बाहर निकाला जाए, यही सिर्फ उन लोगों का एक डिमांड है, एक रिक्वेस्ट है या प्रेयर, आप जो भी कह लें। जी सूर्याग्नि, आप जहां पर मौजूद हैं उस घर में कितने लोग मौजूद हैं, कितने फैमिली मेंबर्स हैं जिनसे आपकी बातचीत हो पाई है? देखिए, एक बार मैं आपको दिखाना चाहूंगा, उन्हीं के घर के सामने है। अभी घर में परिवार के उन जयदेव के पिता है, माता जी बीमार है, लेकिन उनको वो कुछ देर पहले यहीं पे वो लोग बैठे हुए थे, अभी फिलहाल वो अंदर गए हैं, और उनकी बीवी भी है। कभी कभार वो लोग बात कर रहे हैं, हमसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि जिस मेंटल सिचुएशन में वो लोग हैं, आज नहीं बल्कि पिछले 17 दिनों से, वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव एक जोन है। तो हम लोग ये भी आशा करेंगे कि जल्द से जल्द सिर्फ जयदेव नहीं बल्कि सारे के सारे जो भी फंसे हुए हैं सब के सब निकल आए, और जल्द से जल्द अपने घर जो है वो वापस वो लोग जी। चलिए, इसी वजह से मैं आपको फोर्स भी नहीं कर रही कि आप उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि इस भावना को हम समझ रहे हैं और इसको महसूस कर रहे हैं। अब देखिए, पूरे 17 दिन से ये मिशन लगातार जारी है। इस दौरान टनल के अंदर मौजूद 41 मजदूरों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। आइए आपको सिलसिलेवार ढंग से बता देते हैं और दिखा देते हैं कि इन 17 दिनों में अब तक आखिर क्या क्या हुआ है, उसको समझिए और जानिए। अब देखिए, 12 नवंबर को देश दिवाली मनाने की तैयारी में था। उसी रोज सुबह 4 बजे टनल में मलबा गिरना शुरू हुआ। 5:30 बजे तक मेन गेट से 200 मीटर अंदर तक भारी मात्रा में मलबा जमा हो गया और 41 मजदूर टनल के अंदर फंस गए। दिन में टनल से पानी निकालने के लिए बिछाए गए पाइप से ऑक्सीजन, दवा, खाना और पानी अंदर भेजा जाने लगा। एनडीआरएफ, आईटीबीपी और बीआरओ को रेस्क्यू मिशन में लगा दिया गया। सबसे पहले 35 और पावर की ऑगर मशीन से काम करना शुरू कर दिया गया और 15 मीटर तक मलबा हटा लिया गया। इसके बाद अगले दिन यानी 13 नवंबर की शाम तक टनल के अंदर से 25 मीटर तक मिट्टी के अंदर पाइपलाइन डाली जाने लगी, लेकिन दोबारा मलबा आने से 20 मीटर बाद ही काम को रोकना पड़ गया। चूंकि टनल के अंदर लगातार मलबा आ रहा था, इसे देखते हुए 14 नवंबर को 900 mm यानी करीब 35 इंच मोटा पाइप डालकर मजदूरों को बाहर निकालने का प्लान बना। इसके लिए ऑगर ड्रिलिंग मशीन और हाइड्रोलिक जैक को काम में लगा दिया गया, लेकिन ये मशीनें भी असफल साबित हुई। 15 नवंबर को कुछ देर ड्रिल करने के बाद ऑगर मशीन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए, जिसके बाद दिल्ली से एयरफोर्स के हरक्यूलिस विमान के जरिए हैवी ऑगर मशीन को मौके पर पहुंचा दिया गया। 16 नवंबर को 200 हॉर्स पावर वाली हैवी अमेरिकन ड्रिलिंग मशीन ऑगर का इंस्टॉलेशन पूरा हुआ। शाम 8 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन दोबारा से शुरू किया गया। रात में टनल के अंदर 18 मीटर पाइप डाले गए, लेकिन 17 नवंबर को हैवी ऑगर मशीन के रास्ते में पत्थर आने से ड्रिलिंग फिर से रोकनी पड़ी। इसके बाद रातों रात इंदौर से नई ऑगर मशीन मंगवाई। 18 नवंबर को दिन भर ड्रिलिंग का काम रुका रहा। इसके बाद नए सिरे से 5 जगहों से ड्रिलिंग की योजना तैयार की गई। अब तक मजदूरों को अंदर फंसे 1 हफ्ता हो चुका था। 19 नवंबर को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू ऑपरेशन का जायजा लेने पहुंचते हैं। उसी दिन सिलक्यारा एंड से ड्रिलिंग दोबारा से शुरू की गई। खाना पहुंचाने के लिए एक और टनल बनाने की शुरुआत कर दी गई। 20 नवंबर को इंटरनेशनल टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स ने उत्तरकाशी पहुंचकर सर्वे किया और वर्टिकल ड्रिलिंग के लिए 2 स्पॉट फाइनल किए। मजदूरों को खाना देने के लिए 6 इंच की नई पाइपलाइन डालने में सफलता हासिल हुई। 21 नवंबर पहली बार टनल के अंदर कैमरा अंदर भेजा गया और फंसे हुए मजदूरों की तस्वीर पहली बार सामने आई। उनसे बात भी की गई। ये भरोसा हो गया कि सभी मजदूर ठीक हैं और स्वस्थ हैं। मजदूरों तक 6 इंच की नई पाइपलाइन के जरिए खाना पहुंचाने में सफलता मिल गई।
अब 22 नवंबर को सिलक्यारा की तरफ से ऑगर मशीन से 15 मीटर से ज्यादा की ड्रिलिंग की गई। एहतियात के तौर पर 41 एम्बुलेंस भी मंगवा ली गई। डॉक्टर्स की टीम को टनल के पास तैनात किया गया। चिलियानी सौड़ में 41 बेड का हॉस्पिटल तैयार करवाया गया, लेकिन इसी इंतजार के बीच में 23 नवंबर को अमेरिकी ऑगर ड्रिल मशीन का काम 3 बार रोकना पड़ गया। देर शाम ड्रिलिंग के दौरान तेज कंपन होने की वजह से मशीन का प्लेटफॉर्म धंस गया। इसके बाद ड्रिलिंग अगले दिन की सुबह तक रोक दी गई। इससे पहले 1.8 मीटर की ड्रिलिंग हो चुकी थी। 24 नवंबर सुबह ड्रिलिंग का काम शुरू हुआ तो ऑगर मशीन के रास्ते में स्टील के पाइप आ गए, जिसके चलते पाइप मुड़ गया। स्टील के पाइप और टनल में डाले जा रहे पाइप के मुड़े हुए हिस्से को बाहर निकाल लिया गया। ऑगर मशीन टूटने के चलते 25 नवंबर शुक्रवार को भी रेस्क्यू का काम रुका रहा। इसी बीच में मजदूरों को बाहर निकालने के लिए दूसरे विकल्पों की मदद दी जाएगी। बी प्लान के तहत टनल के ऊपर से वर्टिकल ड्रिलिंग की तैयारी होने लगी। इसके लिए करीब 86 मीटर की खुदाई करने का प्लान भी बनाया गया। 26 नवंबर को पहाड़ की चोटी से वर्टिकल ड्रिलिंग की शुरुआत की गई। वर्टिकल ड्रिलिंग के तहत पहाड़ में ऊपर से नीचे की तरफ बड़ा होल करके रास्ता बनाने का काम शुरू किया गया। रात 11 बजे तक 20 मीटर तक खुदाई कर ली गई। 27 नवंबर यानी कल सुबह 3 बजे सिलक्यारा की तरफ से फंसे ऑगर मशीन के 13.9 मीटर लंबे पार्ट्स निकाल लिए गए। देर शाम तक ऑगर मशीन का हेड भी मलबे से निकाल लिया गया। इसके बाद रैक माइनर्स ने मैनुअली ड्रिलिंग को शुरू किया। आज इस मिशन का 17वां दिन है। सुबह से ही रैक माइनर्स मजदूरों को बचाने की कवायद में जुटे हैं। एक एक इंच का फासला तय कर जिंदगी को बताने की और उनको सफलतापूर्वक बाहर निकालने की जद्दोजहद लगातार जारी है। अब किसी भी वक्त ये गुड न्यूज हम सबके सामने आ सकती है और इंतजार इसी बात का किया जा रहा है कि कब मजदूरों को बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके बाद अस्थायी तौर पर जो अस्पताल बनाया गया है वहां पर पहले उनकी चेकिंग की जाएगी, मॉनिटरिंग होगी, उसके बाद उनको अस्पताल में रेफर किया जाएगा। और चलिए इसी से जुड़ा पल पल का अपडेट गुड न्यूज टुडे के माध्यम से लगातार आप तक पहुंचाते रहेंगे।